हेलो बच्चों, आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना पढ़ेंगे। द कंपनी बिकम द दीवान, अर्थात कंपनी जब दीवान बन गई। तो दीवानी के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि दीवानी मिलने के बाद में किन किन चीज़ों का किस क्षेत्र पर उन्हें अधिकार मिल गया था। दीवानी प्राप्त करने के बाद में कंपनी को वहाँ के राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया था। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान तैनात कर दिया था। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। इसके बाद दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामले और मुख्य रूप से उन चीजों का शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी का व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश में कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी जब दीवान बन गई तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में आने लगी और अपने शासन को किस प्रकार अच्छी प्रकार से वो चला सके, इन सारी चीजों पर उनका फोकस जाने लगा। अब कंपनी देखने लगी रेवेन्यू कि भाई हमें कैसे राजस्व ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, किन साधनों से हो, कैसे करें हम। तो जब कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। वह कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। कैसे हिचकिचाहट हो रही थी कि उसकी कोशिश यही थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा राजस्व किस प्रकार प्राप्त हो सके, मैं कौन से नियम फॉलो करूं जिनसे मुझे ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो और हमारा अच्छी प्रकार से शासन स्थापित हो जाए। तो अब कंपनी ये भी चाहती थी कि हमें ब्रिटेन से जो सोना चांदी मंगाने की आवश्यकता होती है वो हमें ना पड़े और यही की जो आमदनी हो रही है उसी से हमारा सारा काम चलता रहे। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए भी चीजें खरीद सकती थी, इतना राजस्व वो चाहती थी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती हैं, ऐसा सोचने लगी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़ने लगे और बहुत कम कीमत पर, क्योंकि वो छोड़ क्यों रहे थे कारीगर, क्योंकि उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था, जिससे वे इस चीज से बड़े दुखी हुए और वो गांव के गांव खाली करने लगे और दूसरी जगह जाकर बसने लगे। इसी कारण फिर उन्होंने फोकस इन कारीगरों से अलग जो खेती की तरफ अपना ध्यान दिया और 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था, उसमें बहुत सारे लोग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस अकाल से लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। इन सारी चीजों को देखते हुए अब अंग्रेज खेती के लिए सुधार की जरूरत समझने लगे। अब यही आवश्यक हो गया कि हमें खेती के माध्यम से ही कुछ ना कुछ
राजस्व अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। यह काम एक प्रकार से नहीं हुआ या एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, दशकों तक इस पर मीटिंग्स चलती रही और अंत में एक स्थायी व्यवस्था उन्होंने बनाने का रास्ता ढूंढा, जिसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की। उसने 1793 में यानी कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूल और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों के जीवन में भी सुधार आएगा और वो खेती को प्रोत्साहित करेंगे, किसानों को उत्साहित करेंगे और अच्छी खेती किसान करेंगे, जिनसे उनकी उपज बढ़ेगी और उनका राजस्व बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी समस्याएं आई। वो समस्याएं क्या थी? स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसर ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। जो जमींदारी की रकम यानी कि जो अपने क्षेत्र से किसानों से जमींदार रकम वसूलता था वह निरंतर घटती जा रही थी, क्योंकि किसान जमींदार स्वतंत्र थे। वे किस पे राजस्व लगा दें किसान पे, ये उनका अपना निर्णय होता था। वो स्वतंत्र थे, किंतु स्वतंत्रता से वो जमींदार भी अपना पेट भरना चाहते थे, अपने पास भी पैसा बचाने चाहते थे और कंपनी को भी देना चाहते थे। उनकी ये नीतियां बन गई थी जिससे कि किसान बहुत ज्यादा नुकसान में जाने लगा। वो प्राय जो राजस्व चुकाते थे किसी से ऋण लेकर चुकाते थे। इस प्रकार निरंतर ये अर्थव्यवस्था डाउन होती चली गई और जमींदारों को भी कोई खेती के बारे में बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें भी बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन बहुत सारों ने गंवा दी थी। जिन्होंने भी एक नियमित टैक्स नहीं भरा, उन जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई थी। अब दूसरी तरफ गांवों में भी किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था किसान को। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब इन सारी चीजों के बाद में एक और व्यवस्था बनी, जिसे नई व्यवस्था जो बनी वह 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव करने की आवश्यकता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का था, हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि यह व्यवस्था भारतीय समाज में अच्छी प्रकार से चल पाएगी और उसने एक सामाजिक संस्था का गठन किया। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव एक समूह, जिसे महल कहा गया,
महल जो एक ग्रामों का समूह था, उससे एक निश्चित राजस्व तय कर दिया गया। समय समय पर संशोधन की गुंजाइश भी रखी गई। उसके अंतर्गत राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में फिर एक व्यवस्था और आई जिसे मुनरो व्यवस्था कहा गया। अब मुनरो व्यवस्था क्या थी? मुनरो सिस्टम, इसके अंतर्गत ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, उसमें यह स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनेरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जीवन जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उन्हें खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारा राजस्व भी स्थायी हो सके और वह बढ़ता भी रहे। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में बिल्कुल भी ठीक व्यवस्था का जो एक आकलन किया जाता है वो नहीं था और ये व्यवहारिक नहीं थी। फिर नई व्यवस्थाएं लागू, निरंतर अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग निरंतर इस व्यवस्था में परिवर्तन करते 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 एक ऐसी स्टेज पर पहुंचे जहां इस व्यवस्था को एक नवीन रूप दिया गया। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों की संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अंग्रेजों ने इन चीजों के बाद में भी जब ये व्यवस्था लागू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों न हम यूरोप के लिए किसानों से केवल वही फसल उगवाएं जिनकी यूरोप में डिमांड है, मांग है। तो उन्होंने इसी प्रकार के लिए, इसी तरह के लिए किसानों को प्रेरित किया और उनसे वो फसलों पर जो यूरोप में जिनकी डिमांड थी उन्हें कराने के लिए प्रेरित किया। अब यूरोप के लिए नई फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती कराने के लिए किसानों को पुरजोर लगाने का प्रयास किया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे कि बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास के लिए, मद्रास में चावल के लिए प्रेरित करते रहे। अब डज कलर्स हैव ए हिस्ट्री? क्या रंगों के लिए भी इनका भी कोई इतिहास होता है? अब रंग से मतलब क्या है कि यहां भारत में सूती कपड़ा होता था, सूती कपड़े के विभिन्न रंग किए जाते थे। उन रंगों में एक रंग प्रमुख था जिसकी मैं छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं। इसमें क्या था कि आपकी पुस्तक में चित्र दिए हुए हैं, चित्र 5 और चित्र 6। इसमें क्या है, छापों की दी गई तस्वीर है।
आप देख रहे हैं कि तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस प्रकार पैदा किया जाता है? इसका भी एक इतिहास है। आगे चल के इसी चैप्टर में इसे पढ़ोगे। इन छापों में, जो ये छापे हैं, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नामक एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात को काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत से उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था और भारत का जो नील था वह दुनिया में सबसे ज्यादा चमकीला और अच्छे कलर वाला होता था। जैसा कि आपने देखा कि रंग का भी एक इतिहास होता है और भारत ने एक उत्तम रंग जो ब्लू कलर का था वह विश्व में सबसे उत्तम रंग दिया। इसी उत्तम रंग के आधार पे आगे आया वाई दी डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, अर्थात भारतीय नील की मांग क्यों थी। अब जैसा कि उन दिनों में भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड जो पौधा था वह यूरोपीय महाद्वीप में पाया जाता था और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा था। यह उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में पाया जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब नील का पौधा जो भारतीय उगाते थे वह उष्णकटिबंधीय इलाके में पाया जाता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन्होंने आने वाले समय में इस पर प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की और प्रतिबंधित कर दिया। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, जैसे आपने दो चित्रों में पहले देखा। अब 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डेमियागो व फ्रांसीसी, ब्राजील व पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी नील का उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील उत्पादक करने वाले किसानों का उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज कौन होते हैं? जो कपड़े का रंगाई का काम करते हैं, उसे रंगरेज कहते हैं। अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाई इंडिया के अलावा नील और हमें कहाँ मिल सकता है। अब दूसरा आया कि ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। ये क्या था कि यूरोप में नील की
बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती के रास्ते ढूंढने लगी थी। अब 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल उस समय 30% था, जो 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक कंपनियां भी भारत की तरफ नील उत्पादन बढ़ाने के लिए आने लगी, क्योंकि इसमें उस समय बहुत अधिक मुनाफा हो रहा था। बहुत सारे अधिकारियों ने नील खेती की अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियों तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए यानी कि लोन देने के लिए राजी हो गए। अब इसके बाद में आता है हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेट, अर्थात नील की खेती कैसे होती है। इसे नील की खेती करने के लिए दो प्रकार की व्यवस्था की गई, एक निज और एक रैयत। यानी कि निज खेती क्या थी, जो कंपनी ब्रिटेन से लोग आए थे अपनी नौकरियां छोड़ के और पैसा लगाने के लिए, उन्होंने अपना बहुत बड़े बड़े क्षेत्र खरीदने की योजना बनाई। अब वो जो इस क्षेत्रफल को फैलाने के लिए, क्योंकि नील की खेती हम जानते हैं कि बहुत उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती है, ऐसी जमीन पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी भारत में। वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर भूखंडों की आवश्यकता थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहीं भी नहीं मिली और उन्होंने फिर क्या किया कि एक फैक्ट्री लगाई और उसके इर्द गिर्द पट्टे यानी कि किराए पे जमीन लेने का प्रावधान किया और वहां किसानों को, वहां जहां फैक्ट्री स्थापित की वहां के किसानों को हटवा दिया और एक बहुत बड़ा भूखंड फैक्ट्री के आसपास ही उन्होंने अपना बनाया। अब इस कार्य के लिए मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती थी। यह कार्य आसान नहीं था, बल्कि इसमें मजदूर और हलों की आवश्यकता होती थी। जैसा कि 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल बैल चाहिए। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती है। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। यानी कि जो धान की फसल आती थी वो भी नील के ही समय, नील उत्पादन के समय या कटाई के समय या बुआई के समय ही आती थी। अब दूसरी व्यवस्था थी रैयतों की जमीन पर नील की खेती करना, यानी कि इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत। रैयत की जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी? रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि एक सट्टा या एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कुछ सौदा कर लेते थे। वे इस कार्य के लिए मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कंपनी पैसा देती थी और ये शर्त रख देती थी कि जो तुम्हारा टोटल एरिया है, जितना भी क्षेत्र है किसान के पास में, उसे कम से कम 25%
जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र है उस पर आपको नील की खेती करनी है। अब इसी कारण इस काम में बागान मालिकों के ऊपर नहीं होता था जिम्मा, बल्कि काश्तकार यानी कि जो किसान अपनी 25% उपजाऊ भूमि का हिस्सा देकर नील की खेती करता था, सारी जिम्मेवारी उसी की होती थी। अब यह कार्य आराम से नहीं होता था, बल्कि जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। इस कार्य में उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आने लगी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि नील की जो फसल उगाई जाती है उसकी नील के पौधे की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती थी और जो जमीन की उर्वरा शक्ति होती थी वह बिल्कुल खत्म हो जाती थी, वह दूसरी फसल उगाने के योग्य नहीं रहती थी। अब फिर इसी कारण ये हुआ द वैल्यू रिविलियन एंड आफ्टर, यानी कि नील विद्रोह हुआ। अब किसानों ने नील उगाने से मना कर दिया और उसके बाद का जो समय था वो कैसा था, इसमें क्या क्या अड़चने आई उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों का लगान देने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता कौन होते हैं, जो वसूली करते थे किसानों से, उन पर भी उन्होंने हमला बोल दिया और उनकी पिटाई की। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के जो लठिया चलाने वाले यानी कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे उनकी कोई बात मानेंगे, बल्कि उल्टा ही उनपे वो भारी पड़ने लगे। अब 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले रहे थे। अब जैसा कि इससे पहले, क्योंकि ये कहानी है 1859 की, लेकिन उससे पहले एक जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लोगों का मनोबल बढ़ गया था, भारतीय लोगों का, और उसी के आधार पे बगावत 1857 यानी कि 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों में इलाके का दौरा किया। इस कारण रैयतों को यानी कि किसानों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, अर्थात वे स्वतंत्र हो सकते हैं, किंतु एक शर्त और रख दी कि भाई जिसने अनुबंध किया हुआ है, जितना टाइमिंग दे रखा है उस टाइमिंग में वो इस काम को करें और जो बागान मालिकों से पैसा ले रखा है उसे अदा करें। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस
आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूद अनुबंधों को पूर्ण करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी यानी कि खत्म होता चला गया और इसके अगले वाले यानी कि 19वीं सदी में ही कृत्रिम रंगों की व्यवस्था होने लगी थी, जिससे कि बिहार के एक किसान ने उन्हें, अब इसी दौरान महात्मा गांधी अफ्रीका से आ जाते हैं और महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटने के बाद बिहार के एक किसान ने उन्हें आकर चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के लिए खिलाफ एक चंपारण आंदोलन शुरू हो जाता है। अब इसमें वे लोग इतने परेशान हो गए, एक यानी कि नील जो उत्पादन होता था, नील उत्पादन की 4 स्टेज होती थी। चारों स्टेजों में पहले जो नील होता था वो फसल उगाई जाती थी। उस फसल को महिलाएं और पुरुष उन्हें गाड़ियों में भर के एक बहुत बड़ी हौज होती थी जिसमें गर्म पानी में उसको डाला जाता था। फिर जब गर्म पानी में वह उबलते हुए कणव यानी कि उसमें बुलबुले बनने प्रारंभ हो जाते थे तो उसे निकाल दिया जाता था और दूसरी हौज में डाला जाता था। दूसरी हौज में उसके पत्तों से उन्हें चलाया जाता था। चलाने के बाद में तकरीबन एक मजदूर 12 घंटे निरंतर उनको चलाता रहता था। फिर धीरे धीरे वो पहले हरा कलर होता था उसका, फिर नीला हो जाता था। जब नीला कलर हो जाता था तो तीसरी हौज में उसे डाल दिया जाता था वाटर टैंक में और उसका धीरे धीरे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि नील नीचे बैठ जाए। फिर चौथी उसमें उसे ले जाकर हौज में सुखाया जाता था। सुखाने के बाद में फिर उसका पैकिंग करके जब बाजार में बेचा जाता था। एक किसान ने इस नील की दुर्दशा का वर्णन यानी कि आई वुड रेदर बेग देम सो इंडिगो, मैं भीख मांग लूंगा किंतु नील की खेती नहीं करूंगा। अब उसका क्या कहना था, यह चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से दिन मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों का जवाब इस तरह दिया। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पूछा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने उत्तर दिया, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर पाएंगी। फिर अध्यक्ष पूछता है, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। इसके बाद में फिर अन्य स्थानों पर भी जैसे कैरिबियाई देशों का नाम आया, वहां पर भी वेस्ट इंडीज में नील का उत्पादन की फैक्ट्री स्थापित की गई और वहां आसपास नील उगाया गया। लेकिन वो एक उस समय परिष्कृत तकनीकी के द्वारा किया गया। जो यहाँ पर मजदूर कार्य करते थे वो कार्य मशीनों के द्वारा किया गया। इस चैप्टर का यही अंत होता है। आगे के उसमें इसके आगे की घटना जो जो घटित हुई उनको मैं समझाऊंगा।